आइए मैं आज आपको ना एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बहमनी साम्राज्य के बारे में। कौन सा बहमनी साम्राज्य? मैंने आपको मध्यकालीन भारत के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि बहमनी साम्राज्य का मैंने भी इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि बहमनी जो साम्राज्य है मध्यकालीन भारत में 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में कौन सा था? लोधी वंश। तो तुगलक वंश के अंतर्गत 2 नए साम्राज्यों का उदय होता है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होता है, मुस्लिम धर्म से संबंधित होता है, वहीं विजयनगर साम्राज्य हिंदू धर्म से संबंधित होता है और कर्नाटक वाले रीजन में होता है, उससे नीचे वाले रीजन में। तो बहमनी साम्राज्य की मैंने विस्तृत जानकारी आपको पहली वीडियो में दे दी थी और उसके बाद में आपको एक व्यक्ति का नाम निकल के आता है, महमूद गवाह। तो महमूद गवाह जो 1482 के आसपास 1482 के पास महमूद गवाह की जाली चिट्ठी के द्वारा दक्कनी मुसलमानों के द्वारा, सुन्नी मुसलमानों के द्वारा क्या किया जाता है? एक जाली चिट्ठी जारी की जाती है। उसके अंतर्गत मोहम्मद शाह के द्वारा महमूद गवाह को फांसी पर चढ़वा दिया जाता है। उसके बाद जब तक महमूद गवाह बहमनी साम्राज्य में जीवित रहा, जब तक शासन प्रशासन की बागडोर रही, तब तक तो बहमनी साम्राज्य खूब फलता फूलता रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही महमूद गवाह की डेथ होती है, महमूद गवाह की डेथ के बाद बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे 5 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, कौन थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। इनमें कुछ अलग अलग वंश भी स्थापित थे। जैसे क्वेश्चन आता है कि अहमदनगर में कौन सा वंश था, कौन सा साम्राज्य था, बीजापुर में कौन सा वंश था। तो क्वेश्चन भी इसी तरह से निकल के आते हैं, इसमें किस प्रकार का वंश शासन करता था और साथ ही साथ इसमें उसका संस्थापक कौन था, मतलब फाउंडर कौन था। तो अहमदनगर में निजाम शाही वंश था, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बरार में इमाद शाही, बीदर में बरीद शाही। देखिए कोई अलग से व्यक्ति, अलग से कोई नई तोप नहीं आ जाएगी, नए नए राजा आएंगे, शासक आएंगे, सुल्तान आएंगे, उन्हें कुछ उपाधि ग्रहण करेंगे, उसी उपाधि से उनका एक साम्राज्य का नाम रख दिया जाएगा। यही क्वेश्चन निकल के आते हैं छोटे लेवल पे, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। अगर आप अपर लेवल की बात करें तो थोड़ा डीप से पूछा जाता है, जिसको मैं आगे उसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा। तो आइए हम बात करते हैं बरार के बारे में। तो बरार देखा जाए तो इम्पोर्टेंट साम्राज्य था, इसके बारे में अनेक चीज़ें हैं। तो बरार का जो संस्थापक था, इसका फाउंडर था, किसी न किसी चीज़ का कोई फाउंडर होता है। तो बरार का जो संस्थापक था उसका नाम था फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क। फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क, बड़ा छोटा सा नाम है, फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क। ऐसे एक व्यक्ति निकल के आएगा हैदराबाद के अंदर, उसका भी इसी तरह का सिमिलर नेम मिलेगा, हैदराबाद का निज़ाम। जो मीर उस्मान अली, जिसमें अंतिम नवाब निकल के आते हैं हैदराबाद के, उनका नाम भी बड़ा चौड़ा लंबा नाम था। चिनकिलिज खान, निजामुल मुल्क, आसफ जा, ये उसी व्यक्ति के नाम थे। तो फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क इस वंश का संस्थापक था, मतलब बरार साम्राज्य का संस्थापक था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क एक विजयनगर का ब्राह्मण था, मतलब कन्वर्टेड, हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था आने वाले समय में। तो ये पहले विजयनगर का ब्राह्मण हुआ करता था। विजयनगर मैंने आपको बताया है, विजयनगर क्या था? एक हिंदू साम्राज्य था जिसमें ब्राह्मण वंश का एक बोलबाला था। तो ब्राह्मण से सीधा कन्वर्ट होता है कौन? फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क। किसमें? मुस्लिम धर्म के अंतर्गत। इसकी 2 राजधानियां थी, 2 कैपिटल थी, एलिचपुर और गाविलगढ़। एलिचपुर और गाविलगढ़ ये कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे महमूद गवाह के समय में। मैंने आपको बताया था कि महमूद गवाह क्या करता है? भू राजस्व की दरों को बढ़ाने के लिए, भू राजस्व की फसल को अच्छा बनाने के लिए 4 प्रांतों को 8 भागों में डिवाइड कर देता है, जिसमें बरार शामिल होता है, बरार शामिल होता है और गाविलगढ़। तो गाविलगढ़ महमूद गवाह के द्वारा बनाया गया और गाविलगढ़ का गवर्नर नियुक्त भी किया जाता है। किसको? फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क को। अगली बात हम देखते हैं बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब होता है 2 भूमियों के बीच में, 2 प्रांतों के बीच में बीच वाला हिस्सा। जैसे मैं आपसे बात करूं कि चीन और तिब्बत वाला रीजन और भारत वाला रीजन, उनके बीच में कौन है? चीन ये है, इसके बाद में पड़ता है भारत। तो भारत के बीच में कौन सा देश आता है? नेपाल। तो नेपाल क्या है? चीन और भारत के बीच में बफर स्टेट है, मतलब 2 क्षेत्रों के बीच में आपसी। तो बीच वाला जो क्षेत्र है वो नेपाल है, तो इसे बोलते हैं बफर स्टेट। तो जो बरार था वो अहमदनगर और गोलकुंडा, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, उनके बीच में क्या था? बफर स्टेट था।
मतलब दोनों के बीच में बीच की भूमिका निभाता था, बफर स्टेट मतलब बीच वाला भाग। गाविलगढ़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मैंने आपको बताया था कि गाविलगढ़ का गवर्नर किसको नियुक्त किया था? फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क को महमूद गवाह के द्वारा गाविलगढ़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था इसे। आगे बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि विजयनगर का ब्राह्मण भी था। देखिए किताबों में ना 2-3 बातें ही लिखी हुई हैं इसके बारे में, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है, सक्सेसर बनता है अलाउद्दीन शासक। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। जो अलाउद्दीन है यह अलाउद्दीन खिलजी से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो था 1296 से लेकर 1316 तक, 1296 से 1316 तक इसका टाइम पीरियड है। इसकी बात कब आ रही है? 1529 के अंदर। उस समय उत्तर भारत में कौन शासक राज कर रहा था आप बताइए? ज़्यादातर एक्चुअली होता क्या है कि हम उत्तर भारत का इतिहास इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उत्तर भारत की चीज़ें इतनी ज़्यादा पढ़ लेते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर उत्तर भारत का व्यक्ति उत्तर भारत के बारे में ही जानता है और उसके बारे में भी अच्छे से नहीं जानता है। तो उस समय देखा जाए तो 1529 में भारत में मुगल काल चल रहा था, बाबर शासन कर रहा था, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 के अंदर अफगानों के साथ। तो अलाउद्दीन शासक बनता है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं करता है, केवल एक काम करता है कि इमाद शाह की उपाधि ग्रहण करता है, इमाद शाह की उपाधि लेता है। देखिए इसकी उपाधि लेने के साथ साथ ही इसका नाम क्या पड़ गया? इमाद शाही वंश, इमाद शाही साम्राज्य। तो बरार में कौन सा साम्राज्य था? इमाद शाही। किसके द्वारा उपाधि ली गई थी? अलाउद्दीन के द्वारा। ये केवल एक ही काम करता है। इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी और आता है, उसका नाम होता है दरिया। दरिया आता है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड, बड़ा एक लंबा टेन्योर लेता है 1529 से 1562 के अंतर्गत। दरिया कुछ अनेक काम नहीं करता है, बस भोग विलासी व्यक्ति होता है। इसके समय में क्या होता है? तूफाल खां का एक इसका सेनापति होता है, वो इसके प्रशासन पर, शासन पर, सत्ता पर हथियार लेता है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है बरार की, यह विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में एक युद्ध होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि तालीकोटा का युद्ध किन दो साम्राज्यों के बीच में लड़ा गया? तो बहमनी साम्राज्य के बीच में और दूसरा विजयनगर साम्राज्य के बीच में। कब? 1565। उस समय उत्तर भारत में कौन था? तो अकबर शासन कर रहा था। तो हमें ये चीज़ें देखते हुए चलना है कि ऊपर उत्तर भारत में कौन था, दक्षिण भारत में कौन था। ये बात हो रही है आपकी महाराष्ट्र की। तो तालीकोटा युद्ध में भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? किसी राजा ने भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? बरार ने भाग नहीं लिया। बरार के अहमदनगर के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, मधुर संबंध नहीं थे। तो इस वजह से तालीकोटा में बरार ने युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ। अंततोगत्वा क्या होता है कि एक शासक होता है मुतर्जा शाह। किसका शासनकाल होता है? अहमदनगर का शासक होता है मुतर्जा शाह। 1574 कितना? 1574 1574 में मुतर्जा शाह के द्वारा बरार का अहमदनगर में विलय कर लिया जाता है। मतलब देखा जाए तो मुतर्जा शाह के द्वारा अहमदनगर में बरार साम्राज्य का विलय कर लिया जाता है, उसको मिला लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बरार साम्राज्य में हमने देख ली हैं। आगे हम बात करते हैं अहमदनगर की। तो 1574 में इस पर अधिकार कर लिया। इमाद शाही वंश था, फतेहुल्लाह इसका संस्थापक था। एलिचपुर, गाविलगढ़ इसकी दो राजधानियाँ थीं। बफर स्टेट था। यह गाविलगढ़ का गवर्नर था। हर राज्य का एक गवर्नर होता है। आप मुझे क्वेश्चन बताना कि कमेंट करके कि जब इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कहाँ का गवर्नर था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। तो ये सारी चीज़ें इसके समय में हुई। आगे बात करते हैं हम अहमदनगर के बारे में। देखिए अहमदनगर भी एक इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी विख्यात शहर था। अहमदनगर की हम बात करें तो अहमदनगर में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े किले भी हैं। अहमदनगर के पास एक जगह है औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा है। औरंगजेब की डेथ भी औरंगाबाद में ही हुई थी। औरंगाबाद में आपके अनेक मंदिर भी हैं। और जवाहरलाल नेहरू को 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में ही बंद किया गया था। तो आइए बात करते हैं अहमदनगर के बारे में। महाराष्ट्र का एक रीजन पड़ता है, यहाँ सैनिक छावनी भी है, आर्मी कैंट भी है। तो अहमदनगर की संस्थापक जो था, इसका फाउंडर था मलिक अहमद। देखिए नाम में ही पता लग रहा है अहमद। तो अहमदनगर तो मलिक अहमद के द्वारा 1490 में 1490
कहीं कहीं 94 भी लिखा हुआ है। तो 1490 में मलिक अहमद के द्वारा अहमदनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। इसमें निजाम शाही वंश की स्थापना की गई। इसकी मृत्यु 1510 में हो जाती है, 1510 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और आपको शायद पता भी होगा कि 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार कर लिया गया। आप मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि उस समय कौन सा पुर्तगाली गवर्नर भारत के अंदर था जब 1510 में अधिकार कर लिया गया, जब गोवा छीना गया। किससे छीना गया गोवा? बीजापुर के शासक से छीना गया। आगे बात करते हैं मलिक अहमद के बाद बुरहान फर्स्ट। ये अगला शासक होता है बुरहान फर्स्ट। बुरहान फर्स्ट क्या काम करता है? 1510 से लेकर 1553, 1510 से लेकर 1515 तक एक शासन स्थापित करता है। काफ़ी ठीक शासक होता है। इसका एक प्रधानमंत्री होता है मुकम्मल उल मुल्क। हर किसी राज्य का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। जैसे भारत की आज़ादी के समय में बात करें तो 3 रियासतें थी, हैदराबाद था, जूनागढ़ था और जम्मू कश्मीर था, तो उनके भी अपने अपने प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उसी प्रकार से बुरहान फर्स्ट का जो प्रधानमंत्री था मुकम्मल उल मुल्क, ये व्यक्ति इसका पीएम था। और इसने क्या काम किया था? जैसे अलाउद्दीन ने इमाद शाह की उपाधि ली, उसी प्रकार से बुरहान फर्स्ट ने निजाम शाह की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? निजाम शाह। और क्या पड़ गया? निजाम शाही। तो निजाम शाह से क्या हो गया? निजाम शाही। अहमदनगर में निजाम शाही आ गई। निजाम शाह की उपाधि लेने वाला प्रथम सुल्तान था। किसकी? निजाम शाह की उपाधि लेने वाला पहला सुल्तान था अहमदनगर का। आगे बात करते हैं हुसैन निजाम शाह के बारे में। हुसैन निजाम शाह क्या था? 1553 से 1565, 1553 से 1565। इसके समय में क्या काम हुआ? ये आने वाले शासक थे। इसके समय में एक काम हुआ था बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर। बीजापुर, गोलकुंडा, विजयनगर, इन तीनों की संयुक्त सेना ने, किसने? इन तीनों की संयुक्त सेना ने क्या किया? अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। और अहमदनगर को इतने बड़े स्तर पे विध्वंस हुआ कि खंडर में ही तब्दील कर दिया गया उसको, जो आगे चल के थोड़ा कम बैक भी करेगा। तो इन तीनों के द्वारा अहमदनगर पे आक्रमण किया गया, खूब बड़ी मात्रा में इसको लूटा गया। तो इसके समय में केवल एक ही काम ये निकल के आता है। आइए बात करते हैं हम अगले शासक मुतर्जा निजाम शाह। तो मुतर्जा निजाम शाह का जो टाइम पीरियड है वो 1565 से लेकर 88, 1565 से 1588 तक इसका टाइम पीरियड था। तो इसके समय में क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यही वो व्यक्ति था, देखिए, मुतर्जा शाह, जिसने 1574 में बरार को अहमदनगर में विलय कर दिया। तो इसी के समय में हुआ था, देख सकते हो आप टाइम पीरियड। और इसके समय में अनेक काम और हुए थे, जैसे मुगलों का प्रथम आक्रमण। किसका? मुगलों का प्रथम आक्रमण हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। मुगलों का प्रथम आक्रमण हुआ था कहाँ पर? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। उस समय कौन था? तो अकबर था। आप देख सकते हो अकबर था। कब से कब तक? अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 1556 से लेकर 1605, ये अकबर का शासन पीरियड है। 1556 से 1605, 1542 में इसका जन्म हुआ था। तो यही टाइम पे उत्तर भारत में कौन था? अकबर था। तो धीरे धीरे मुगलों का प्रथम आक्रमण हुआ था दक्षिण भारत में, और मुगलों ने बरार पर भी अधिकार कर लिया। मतलब उत्तरी बरार वाले क्षेत्र पर, उत्तरी अहमदनगर वाले क्षेत्र पर इस पर अधिकार भी कर लिया था। ये इसके समय में काम हुए थे। इसके बाद एक नया शासक आता है इस्माइल निजाम शाह, 1589 से लेकर 1591। इसके समय में काम हुआ है जैसे हुसैन निजाम शाह के समय में हुआ था। इसमें सुन्नी और शियाओं के बीच में आपसी संघर्ष हो गया। महदवियों और शियाओं के बीच में आपसी संघर्ष हो गया। अफाकी और सुन्नी मुसलमानों, दक्कनी मुसलमानों के बीच में संघर्ष हो गया, शिया और मधवी। आगे बात करते हैं बुरहान निजाम शाह सेकंड। देखिए, इसका थोड़ा काफ़ी लंबा टाइम पीरियड तो नहीं है, लेकिन अनेक काम हो गए इसके समय में, काफ़ी अनेक व्यक्ति से संबंधित हैं। बुरहान निजाम शाह सेकंड 1591 से 95, 1591 से 1595। देखिए, अभी भी उत्तर भारत में कौन है? अकबर है। यहाँ पर इतने सारे शासक, सम्राट, सुल्तान बदल चुके हैं, लेकिन अभी भी उत्तर भारत में एक ही शासक बना हुआ है। 49 साल शासन करता है अकबर। इसके बाद अगर कोई अन्य राजा या सम्राट, सुल्तान निकल के आता है, या सॉरी, मुगलों में बादशाह कहा जाता था,
तो वो निकल गया था वो औरंगजेब 49 ईयर। उसके बाद अनेक मोहम्मद शाह रंगीला है, शाह आलम सेकंड है, अकबर सेकंड है, बहादुर शाह जफर सेकंड है, काफ़ी लंबा पीरियड शासन करते हैं। तो बुरहान निजाम शाह सेकंड के समय में क्या हुआ, एक लेडीज़ निकल के आती है, एक शासिका निकल के आती है, चांद बीवी। चांद बीवी क्या थी, चांद बीवी से क्वेश्चन निकल के आता है कि चांद बीवी कहाँ की शासिका थी। तो चांद बीवी जो थी वो अहमदनगर की शासिका थी। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि चांद बीवी कहाँ की शासिका थी, तो चांद बीवी अहमदनगर की शासिका थी। इनकी शादी जो हुई थी बीजापुर वंश में हुई थी, बीजापुर साम्राज्य में हुई थी, आदिल शाही वंश में। इनके पति का नाम अली आदिल शाह था, जिसकी मृत्यु के बाद वह पुनः बीजापुर से लौटकर कहाँ पर आ जाती हैं, अहमदनगर में वापस आ जाती हैं। और क्योंकि जो बुरहान निजाम शाह था इसका भतीजा था और एक अयोग्य शासक था, मात्र 7 से 8 साल उम्र थी इसकी। तो चांद बीवी की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है अहमदनगर के अंतर्गत। इसका देवर इब्राहिम आदिल शाह सेकंड क्या करता है, मौका पाकर के अहमदनगर पे आक्रमण कर देता है और अहमदनगर को पराजित भी कर देता है। ये बीजापुर का सुल्तान था। कहाँ का, बीजापुर। देखिए 2 बीजापुर है, एक बीजापुर आपका छत्तीसगढ़ में भी है, वो नक्सली एरिया है। ये बीजापुर कर्नाटक वाला बीजापुर है। बीजापुर से क्या मिला था, एहोल अभिलेख मिला था, किसका, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का, जिसका पूरा लड़ाई का विवरण मिलता है कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का राजा जीत चुका था, जो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने इस पर आक्रमण किया था। इसके समय में पुस्तक भी लिखी गई थी बुरहान ए माथिर, इसी के नाम से बुरहान ए माथिर। किसके द्वारा लिखी गई, सैयद अली तबतबा, सैयद अली तबतबा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। किस पर आधारित थी ये पुस्तक, म्यूजिक पर आधारित थी, गीत संगीत पर आधारित थी, म्यूजिक पर आधारित पुस्तक थी बुरहान ए माथिर, सैयद अली तबतबा के द्वारा। तो इस पुस्तक का संकलन किया गया, मुगलों का आक्रमण किया गया अकबर के द्वारा। देखिए अभी वही टाइम पीरियड चल रहा है, मुगलों का आक्रमण किया गया और साथ में जब ये सारा पूरा फेज गुजर जाता है, देखिए चांद बीवी की हत्या जो 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में इसी के शासन प्रशासन के व्यक्तियों के द्वारा कर दी जाती है। एक व्यक्ति निकल के आता है मियाँ मंजू, मियाँ मंजू। एक ये क्योंकि अहमदनगर में अयोग्यता के कारण चलते चलते 4 गुटों में पूरा शासन प्रशासन अलग हो जाता है, तो उसमें एक गुट का नाम होता है मियाँ मंजू। आगे चल के वो षड्यंत्र रचते हैं, गठबंधन करते हैं, जिसमें चांद बीवी की हत्या कर दी जाती है। देखिए अकबर के समय में 3 रानियाँ फेमस निकल के आती हैं, दुर्गाबाई, रूपमती जो बाज बहादुर की पत्नी थी मांडू वाले क्षेत्र में, और एक थी चांद बीवी जो अहमदनगर की शासिका थी। तो इनका अकबर से संघर्ष हुआ था और अकबर का सबसे अंतिम आक्रमण 1605 में असीरगढ़ के किले पे हुआ था। तो चांद बीवी अकबर से ही संबंधित थी। बुरहान ए माथिर की रचना की गई सैयद अली तबतबा के द्वारा। और अगर विजयनगर में अगर कोई फेमस व्यक्ति निकल के आता है, उसका नाम होता है मलिक अंबर। जैसे महमूद गवाह था, उसी प्रकार से मलिक अंबर भी एक फेमस व्यक्ति है, शासन प्रशासन का अच्छा विद्वान है, युद्ध नीति में कौशल है, अच्छा प्रशासक है। तो उसी प्रकार से मलिक अंबर महमूद गवाह की तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने समर्थन से मुतर्जा निजाम शाह सेकंड को गद्दी पर पुनः बैठाता है। एक और था ऊपर मुतर्जा निजाम शाह फर्स्ट 1565 से 1588 तक। तो मुतर्जा निजाम शाह सेकंड को गद्दी पर बैठाता है, अनेक सारे काम करता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, छापामार युद्ध पद्धति, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तानाजी मालुसरे। तो तानाजी मालुसरे में आपने देखा होगा किस प्रकार से वो पहाड़ों के बीच में तारों का एक जाल बिछाते हैं, सैनिक आते हैं, सेना आती है, सेना की एक टुकड़ी को मारते हैं, फिर पहाड़ों पर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, मतलब टुकड़ों में। नक्सली वाले एरियो में ज़्यादातर यही पद्धति अपनाई जाती है, कुछ को घेरा मार दिया। तो पहाड़ों के बीच में छुपकर अटैक करना, इस नीति से औरंगजेब बहुत परेशान हो जाता है, बहुत बड़ी सेना को क्षति पहुंचती है। तो जो मलिक अंबर के द्वारा अनेक पद्धति लाई गई थी, उनका सबका मिश्रण मराठा साम्राज्य में देखने को मिलता है, चाहे वो शासन प्रणाली की बात हो, चाहे वो युद्ध नीति की बात हो। क्योंकि मराठाओं ने इनके पास काम किया था। मराठा शिवाजी जी जो संस्थापक माने जाते हैं, उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले जो थे वो मलिक अंबर के ही अंडर में काम करते थे
और युद्ध छापामार पद्धति, एक भू राजस्व की पद्धति लेकर आए थे, रेवेन्यू सिस्टम की, उसमें जाब्ती प्रणाली, इजारेदारी व्यवस्था को हटा करके, इजारेदारी का मतलब होता है कि भूमि को एक ठेके के रूप में दे देना, बोली लगवाना, उसकी ऑप्शन करना, तो जाब्ती प्रणाली को लेकर के आए, छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया और जब तक जीवित रहे 1626 में मलिक अंबर की डेथ हो जाती है, और जब तक जीवित रहे तब तक मुगलों की नाक में दम रखा। अन्य शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि वो अहमदनगर के किले पर अटैक कर दे। तो मलिक अंबर 1626 में डेथ होती है। मलिक अंबर के पुत्र का नाम होता फतेह खां। वो संधि कर लेता है किससे? शाहजहां के साथ, मुगलों के साथ, उनको चाबियां पकड़ा देता है और उससे क्या होता है कि अहमदनगर के किले पर मुगलों का आधिपत्य हो जाता है। मलिक अंबर एक नई राजधानी बनाता है, परिंदा राजधानी बनाता है महाराष्ट्र के अंदर, नासिक वाले क्षेत्र में, और अंत में एक शासक बैठता है मुतर्जा निजाम शाह थर्ड। ये बहुत ही अयोग्य शासक था। 1633 में शाहजहां के द्वारा एक पूरी तरह से अहमदनगर पे कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन शाहजी भोसले के 3 साल के प्रयत्नों के द्वारा 1636 में आखिरकार अहमदनगर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ इसका मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है 1633 में। देखिए शाहजहां को शायद आपको पता होगा, शाहजहां एक कोई नाम नहीं है, शाहजहां एक उपाधि का नाम है। शाहजहां एक उपाधि का नाम है जो जहांगीर, उसके पिताजी ने क्या किया था, जहांगीर ने उसको एक उपाधि दी थी। 1617 से 1621 से 22 के रूप में वो अहमदनगर का गवर्नर बन के जाता है, वहाँ पे उनका विलय करता है, संधि करता है, उसी के द्वारा अहमदनगर का विलय किया जाता है। और एक जहांगीर के द्वारा शाहजहां का जो वास्तविक नाम था, एक्चुअल नाम था, वो था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम, इसका वास्तविक नाम था। तो उसको शाहजहां की उपाधि दी जाती है बीजापुर और अहमदनगर के उपलक्ष्य में। और पूरा जो साम्राज्य था 1636 तक, 1633 तक अहमदनगर मुगल साम्राज्य में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। तो आइए हम अगली वीडियो में अन्य साम्राज्यों की बात करेंगे, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। मैंने बरार और अहमदनगर को आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। देखिए आपको भी मेहनत करते हुए चलना है, चीज़ों को लिखते हुए चलना है, चीज़ों को याद करते हुए चलना है। लिख लिया, रखा हुआ है साइड में, इससे 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे आपकी जगह मैं हूँ, कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई भी व्यक्ति हो, आपको लिखने के साथ साथ आपको याद भी करना है। मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बगैर सब्सक्राइब किए, बगैर कमेंट, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, वीडियो को फ्री में देख जाते हैं। मतलब देखते हैं कि ताजमहल जा रहे हैं, ताजमहल को बाहर से देखा जाए ना, भारत के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, वो ताजमहल जाते तो हैं लेकिन बाहर से देख के आ जाते हैं। कहते हैं हमने ताजमहल देखा तो है लेकिन बाहर से देखा है। तो वही वाली बात है कि आप बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देख जाते हैं। मैंने देखा 50% लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो ताजमहल वाली बात नहीं करनी, मैंने देखा तो है लेकिन बाहर से देखा है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप थोड़ा सहयोग कीजिए और चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपसे।